अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम और आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में एक और वीडियो के साथ। जनाब, उनका ताल्लुक लाहौर में द बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से भी है। मिलवाते हैं आपसे मोहसिन जफर साहब को, कुछ बात करते हैं उनके साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहला तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या करते हैं और फिर लव बर्ड से कैसे आपका ताल्लुक पड़ा। जी, मैं बाय प्रोफेशन जो है मेरा मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है हाल रोड पे, लेकिन बर्ड हॉबी में जो है मैं 2009 से हूँ। पहले फिंचेस थी, उसके बाद होगोरम ब्रीड करवाए, फिर बजरी ब्रीड करवाए, एग्जीबिशन, और लव बर्ड में जो है वो 2014 से जो है वो प्रॉपर इसको एज ए कमर्शियल, एज ए पार्ट टाइम बिजनेस लेके जो है वो इसे चल रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप अब तक लव बर्ड में तमाम फैमिली को ब्रीड करा चुके हैं। फिशरी फैमिली मोस्टली ब्रीड करवाई है, कुछ पर्सनाटस में करवाए हैं, बाकी जो रोजिकोलीज हैं या लिलियानीज हैं या जो दूसरी फैमिलीज हैं वो मैंने ब्रीड की। मतलब आपको पर्सनली जो है फिशरी फैमिलीज पसंद है? पसंद नापसंद के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे मुआशरे में मोस्टली चीज़ें पसंद की जाती हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से या उसकी डिमांड के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से या कीपिंग के लिहाज से। हो सकता है मुझे फिशरीज ना पसंद हो, लेकिन चूंकि ये एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं ये ब्रीड करवा। अच्छा, ये अगर फर्ज करें कि एक नया बंदा, मेरे जैसे अगर नया बंदा हो और वो लव बर्ड के अंदर इंटर हो रहा है, तो इस टाइम पे बेस्ट कमर्शियल बर्ड कौन सा होगा उसके लिए? इस टाइम पे हर बर्ड ही कमर्शियल है। अब जो बंदा एंटर हो रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर तो उसका बजट 20,000 है और मैं उसे ये मशवरा दूं कि डेल्यूट लगा लें, तो डेल्यूट का पेयर ही जो है वो मिनिमम 1.5 लाख रुपए का है, तो उसके लिए तो वो चीज़ कमर्शियल और बेनिफिशियल नहीं होगी। जो जिसकी बजट जितना है वो उस बजट में कोई भी बर्ड लगा ले। लव बर्ड लोग कहते हैं जी ग्रीन ओपलाइन का रेट गिर गया, पार ब्लू ओपलाइन नहीं बिक रहा, हर चीज़ बिकती है। आप ब्रीड करवाएं। अगर आज ग्रीन ओपलाइन का लेट सपोज आपके पास पेयर आपको मिल रहा है 20,000 का, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो एक नया बंदा ब्रीड उसको करवाए और 10 चिक्स अगर उससे ले ले पूरे सीजन में, जो कि लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो 5,000 भी रेट हो जाए एक ग्रीन ओपलाइन का, तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो डबल हो गई ना एक साल में। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है आजकल मुझे बताएं जिसमें इतना ज़्यादा जी अर्निंग है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया ना कि सेल हो जाते हैं आराम से। आपकी अपनी डेली रूटीन क्या है बर्ड्स के साथ? मैं जी, चूँकि मेरा बिजनेस जैसे मैंने बताया मोबाइल का, तो मार्केट लेट खुलती है, 12 बजे 1 बजे मार्केट ऑन होती है, तो मेरा लेट सोता हूँ और लेट ही उठता हूँ। 11 बजे मैं उठता हूँ, उससे पहले 2 लड़के आके दाना पानी और सफाई शेड की कर जाते हैं। उसके बाद सॉफ्ट फूड मैं लेके जाता हूँ। सब बर्ड्स को सॉफ्ट फूड मैंने सर्व करना है, और हर एक के अंडे बच्चे, कोई बीमार, कोई लेइंग, कोई इनफर्टाइल, कोई मेडिकेशन, वो सब मैंने देखना है। 11 बजे या 12 बजे मैं बर्ड रूम में जाता हूँ, 2 घंटे मैंने लगते हैं। ठीक। उसके बाद मैं तैयार होके शॉप पे चला जाता हूँ हालूड। 8 बजे आऊँ 9 बजे आऊँ तो आधा घंटा फिर मैंने एक सरसरी सी फिर नज़र मारनी है। और मेरे पास मोर देन 200 पेयर्स हैं जिनको मैंने टेक केयर करना होता है, तो पूरे दिन में मैं 3 घंटे जो है वो देता हूँ। जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसमें फिर मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। अब चूँकि गर्मी है, ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो रहा है, तो अब टाइम कम लगता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिर ये है कि मेरे दिन में 6 घंटे 8 घंटे भी जो है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके जो डेली फूड की रोज़ाना की रूटीन होती है, ये क्या क्या होते हैं? सॉफ्ट फूड जो है वो उसका एक सेट मिक्सचर है, जिसमें ड्राई एग एंड बिस्किट होता है, बॉयल एग होते हैं, एक दिन पालक सर्व करता हूँ, एक दिन मेथी सर्व करता हूँ। मल्टीविटामिन जो है वो भी उसके ऊपर ही डालते हैं, जो एनिमल प्रोटीन है वो भी उस पर ही डालते हैं, स्पिरुलिना जो प्रोटीन का एक सोर्स है वो भी उसी पे डालते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप जो एग एंड फूड वगैरह जो यूज़ करते हैं, समर्स में भी यूज़ करते हैं? मैं साल में शायद 1 महीना ऐसा हो जब ये सर्व नहीं करता, वरना मैं थ्रू आउट द ईयर, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे हैं बड़े हैं, मैं सबको सर्व करता हूँ और डेली सर्व करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आगे का प्लान आपका नेक्स्ट ईयर आपने कौन सा एम रखा हुआ है कि यार मैंने ये बर्ड प्रोड्यूस करना है? नेक्स्ट ईयर कुछ कम्बिनेशन जो है वो डेल्यूट को फैलो के साथ ब्रीड करवाना है, पेल को ब्रीड करवाना है फैलोज के अंदर, इसी तरह पैलिड को जो है वो ब्रीड करवाना है। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन जो है वो, एक तो हमारे नज़दीक ये है कि हम देखते हैं कि लव बर्ड हम लगा लें और हमें इतना फ़ायदा हो, इसके एक नुकसानात भी होते हैं। जी बिल्कुल होता है।
अब वो नुकसानात क्या क्या हैं और किन वजूहात की वजह से होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। ये किसी भी, ये अब हॉबी नहीं है, जी बिल्कुल। ये बिजनेस है। इसमें जो नए लोग आज भी जो एंटर हो रहे हैं वो बिजनेस की वजह से वो बिजनेस की वजह से एंटर हो रहा है, हॉबी पीछे रह गई है। तो जिस तरह हर बिजनेस के फायदे और नुकसान आते हैं, इसी तरह इसके भी हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अगर ब्रीड करवाना आता है, अगर आप बर्ड की केयर कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे फाइनेंशियली अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको परिंदे पालने का शौक नहीं है और पता नहीं है और आप कहें ये मेरे पास 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट करूं और मुझे फ़ायदा हो जाए। जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुद उनकी केयर नहीं कर सकते, तो 6 माह बाद, साल बाद आप नुकसान करके वो भी छोड़ देंगे, ये बिजनेस ही छोड़ देंगे। पहले बर्ड रखना सीखें, बच्चों की तरह इनका ख्याल करना पड़ता है, गर्मी सर्दी बीमारी खुराक। तो पहले इनको बर्ड की कीपिंग सीखें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। तो उसमें जब आपको ब्रीड लेनी आ जाती है तो फिर इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वही बात है कि जब आप एक इसको एज ए होल एज ए बिजनेस कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आपने एक पेयर लिया है और उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है फर्ज करें 20,000 के बच्चे आने और वो पेयर ही एक्सपायर हो गया, तो आप तो ज़ीरो हो गए। तो ये मतलब कोई पेयर ऐसा होता है कि जिससे आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा ब्रीड आ रही होती है, कोई ऐसा पेयर होता है जो ब्रीड नहीं कर रहा था। तो एट दी एंड जब आप टोटल उनकी ब्रीड ले लेते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बताएं, व्यूअर्स को भी जानने की, कंट्रोल शेड होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे वो बर्ड नामा पे कंप्रीहेंसिव इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह कंट्रोल शेड बनाता है। तो सरसरी से मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि कंट्रोल शेड में जिस तरह पोल्ट्री का होता है कि आप टेम्परेचर को आर्टिफिशियली मेंटेन रखते हैं, उस पर जो बाहर का टेम्परेचर है वो असरअंदाज नहीं होता। तो वो चाहे आप कूलर लगा के कर लें, वो चाहे आप एसी लगा के कर लें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो कंट्रोल शेड जो है वो आजकल बहुत से लोग जो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो वेदर साइकिल चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसमें फिर पिछले 3-4 साल से तो मैं भी नोट कर रहा हूँ, नवंबर के एंड में जाके मौसम बेहतर होता है और बाय दी अप्रैल जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम बहुत कम रह जाता है फिर ब्रीड के लिए। तो मोस्टली लोग जो है वो अब कंट्रोल शेड की तरफ आ रहे हैं। तो उसके कोई नुकसानात होते हैं नुकसान तो देखिए, वही बात है कि हर चीज़ का प्लस माइनस तो होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको मेंटेन किया। अब कई लोग सर्दी में अपने पूरे शेड को एयर टाइट कर लेते हैं, जिसका नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं बात है, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं आनी और बैक्टीरिया की डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाती है। जब तक फ्रेश एयर एंटर नहीं ना होगी डेली आपके बर्ड रूम में, उस वक्त तक आपका जो बैक्टीरिया के किल होने के चांसेस है वो बहुत कम है। तो सर्दी में भी मेरी रूटीन ये 1 घंटा, चाहे बाहर -2 टेम्परेचर है तो मैं 1 घंटा सुबह चलाता हूँ एग्जॉस्ट फैन, 1 घंटा शाम में। अभी भी मैंने कंट्रोल शेड लगाया हुआ है, एसी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे डेली एग्जॉस्ट फैन बस चलाता हूँ। ठीक हो गया। मुझे भाई एक चीज़ क्लियर करें कि प्री प्लानिंग जो होती है बिफोर ब्रीडिंग सीजन, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें अब प्लानिंग, डिफरेंट प्लानिंग होती है। एक तो आप अपने अपने बर्ड को प्रिपेयर करना है ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग मोड पे लाना है, एक वो प्लानिंग है। एक प्लानिंग ये है कि आपने अगले सीजन में ब्रीड क्या करवाना है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप ब्रीडिंग क्या ब्रीड करवाना है उसके बारे में प्लानिंग पूछ रहे हैं, या जो बर्ड को तैयारी करवानी है उसमें 45 to 50 डेज पहले बर्ड को मल्टीविटामिन और जो कैल्शियम जो भी आपने जिस उस सीजन में यूज़ करना है उसका कोर्स स्टार्ट करवा दिया जाता है ब्रीडिंग बॉक्स हैंग करने से 45 डेज पहले। ठीक हो गया। 45 डेज आप वो कोर्स करवाएं, जो भी करवा रहे हैं आप, मल्टीविटामिन और जो भी आपने, अगर कोई एक रात मल्टीविटामिन आपकी नज़र में हो, सोलर डी ब्रीडर और डी न्यूट्रिकल का कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है। इस साल हम लोगों ने एवी गोल्ड एडवांस के यूज़ किए थे, उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा, लेकिन हम लोग हर साल जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो जो भी करवाना है उसको 45 डेज पहले अपने बर्ड को प्रिपेयर करवाएं, उसके बाद जाके बॉक्स लगाएं। चेंज कराने की कोई वजह, ये मतलब ये एक मिथ है ये कि वो जो एक चीज़ आपने यूज़ करवाई है वो अगले साल उनकी बॉडी पे उसी तरह उसका असर नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक हो गया, मतलब बर्ड आपका आदी हो जाता है तो वो एफिशिएंसी उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया। अब थोड़े से म्यूटेशन के ऊपर चलते हैं कि पेल म्यूटेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि होती क्या है असल में पेल म्यूटेशन मतलब अगर उसके कलर, उसकी जो बॉडी डाइल्यूशन है वो नॉर्मल बर्ड से जो है वो समझ लें कि कोई
30% जो है वो नॉर्मल ऑफलाइन से वो डिल्यूशन उसकी बॉडी में हो जाती है। फिर फ्लाइट फैदर्स का है। दूसरा ये जेनेटिकली सेक्स लिंक म्यूटेशन है, जिस तरह ऑफलाइन है वो भी सेक्स लिंक है, पेल भी जो है वो सेक्स लिंक है। तो इसमें अगर आप पेल का मेल नॉर्मल भी किसी बर्ड से पेयर अप करेंगे तो आपके पास जो फीमेल्स हैं वो विजुअल पेल आ जाएंगी और मेल सारे जो हैं वो स्प्लिट्स आ जाएंगे पेल। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि एक न्यू फेंसियर को प्रमोट कैसे कर रहा है एलएसपी? न्यू फेंसियर को प्रमोशन का एक तो असल में अवेयरनेस जो है ना किसी भी चीज़ के बारे में, वो किसी भी सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। और अवेयरनेस देने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और जब जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है वो शो है। तो सोसाइटी एक तो शो करवाती है, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें मतलब वक्तन फ़वक्तन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वहाँ हो जाती है। लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्ट व्हाट्सएप का ग्रुप का ये होता है कि अगर एक नया फैंसियर जो आज इस हॉबी में आया अगर वो उस ग्रुप में आ गया तो इट्स मीन कि 250 पुराने फैंसियर से जो ऑलरेडी इस फील्ड में है उनके साथ उसका कांटेक्ट हो गया। अब अगर उसको कोई इशू आता है, एक तो वो ग्रुप में जो है वो पूछ सकता है, और अगर फ़र्ज़ करें कि ग्रुप में अगर उसको अपना जिस बंदे से वो राय लेना चाहता है वो नहीं मिल रही तो उसको प्राइवेट जाके वो उससे कांटेक्ट करके जो है वो उससे रहनुमाई ले सकता है। ठीक है। मतलब एलएसपी का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में। किसी भी सोसाइटी का, मतलब एलएसपी हो कोई भी हो सोसाइटी का, चूँकि हर चीज़ में स्टैंडर्ड जो है वो हर एक को पता नहीं होते, तो स्टैंडर्ड के बारे में बताना। बाकी अगर नया फैंसियर है ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो एलएसपी के प्लेटफॉर्म्स को कितना यूज़ करना चाहता है। सोसाइटी का काम ये है कि स्टैंडर्ड्स बता दे, उसके बाद हर एक की अपनी चॉइस है वो क्या ख़रीदना चाहता है, क्या ब्रीड करवाना चाहता है, क्या लगाना चाहता है। ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन की कीमतों में लोग बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 25,000 का भी मिल जाता है, कोई कहता है 20,000 का भी आजकल मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस वजह से, या तो क्वालिटी लो कर दी है? जो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ वो किसी नए ब्रीडर के पास भी है ना, नए फैंसियर के, अब आप आज उससे भी कीमत पूछेंगे ना तो उसकी कीमत ये नहीं होगी जो आम चल रही है। हुआ ये है कि चूँकि ये पिछले 2 साल से इस बिज़नेस में बहुत बूम आया, स्पेशली कोरोना में जब बाकी सारे बिज़नेस बंद थे तो इसमें बड़ी तेज़ी थी। तो इसमें वो जो फसली बटेरे या वो जो हॉक्स होते हैं ना, चूँकि इसमें मार्जिन ज़्यादा था तो उन्होंने इम्पोर्ट बर्ड हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा, इम्पोर्ट होने में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आप लो स्टैंडर्ड का या सब स्टैंडर्ड बर्ड इंपोर्ट करते हैं जिसमें वायरस कैरियर भी होते हैं, अच्छे बर्ड आप इंपोर्ट करें कहीं से भी करें, लेकिन अपने ज़्यादा मुनाफे की खातिर, क्योंकि इंपोर्टर्स का मेन बेनिफिट होता है कि उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़े। उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कोई लो क्वालिटी की चीज़ है या अच्छी क्वालिटी की चीज़ है या वायरस कैरियर है, उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं। उन्होंने शिपमेंट मंगवानी है और लमसम उन्होंने बेच देनी है। वो शिपमेंट्स इतनी ज़्यादा आई, नए लोग जो है वो चूँकि जिनको इतना इल्म नहीं था, उन्होंने फिर ये जो है ना वो धड़ाधड़ इनकी परचेजिंग की। कई लोगों के शेड भी जो है वो तबाह हुए हैं। पोक्स वायरस बहुत ज़्यादा आया है लोगों के शेड में, ये जो इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं उनके थ्रू। उससे क्या हुआ कि लो क्वालिटी बर्ड भी प्रोड्यूस हुए। अब जब आप एक देखते हैं कि ग्रीन ऑफलाइन एक 10,000 रुपये का है और एक का ग्रीन ऑफलाइन वो 50,000 रुपये डिमांड कर रहा है, तो नया फैंसियर मोस्टली ये कहता है कि भाई देखने में तो एक ही चीज़ है, तो मैं 10,000 वाला ले लूँगा। लेकिन जब वो 10,000 वाले को ब्रीड करवा के उसके बाद ब्रीड आएगी और वो मार्केट में बेचने के लिए आएगा तो लोग कहेंगे कि भाई मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। फिर उसको वो सीखेगा कि भाई वो 50,000 वाला या वो अच्छे फीचर्स वाला। असल में जिसको फीचर्स का पता होगा, यहाँ हमारे मुल्क में सीखने का रुझान बहुत कम है। जिसको फीचर्स का पता होगा कि अच्छे बर्ड के फीचर क्या हैं, उसको अगर मेरा फ़र्ज़ करें मैं पुराना ब्रीडर भी हूँ, तो मैं अगर उसको लो क्वालिटी की चीज़ हाई प्राइस में ऑफ़र करूँगा ना तो वो मुझे कहेगा कि भाई इसके तो फीचर्स ही वो नहीं है जो आप प्राइस इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो पहले सीखें, उसके बाद जो है वो परचेजिंग करें और ब्रीड करवाएं। ठीक हो गया। अच्छा ऑफलाइन तो हो गया, ये बताएं कि पेल फेलो की आगे का फ्यूचर क्या है? क्या ये ऑफलाइन की तरह फेमस होगा? ऑफलाइन से भी ज़्यादा होगा। ऑफलाइन से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेड आई बर्ड की डिमांड मैंने देखा है कि ब्लैक आई की निस्बत ज़्यादा ही रहती है, ब्रीड भी कम होता है।
अच्छा। वीक जीन है, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मैं इसमें एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, वो बड़ा कम वैल्यू एडिशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट में। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आलू उगा रहा हूँ ना, मेरा खेत आलू का है, जी, जी। तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे से कोई आए और आलू इकट्ठे जो है ना वो उठा के ले जाए, जिस कीमत में भी ले जाए। ठीक अब वो आगे जो मेरे से आलू ले गया, वो उसके फ्राइज़ बना के मेरे से 5 रुपए किलो में लेके वो फ्राइज़ जो है वो 100 रुपए किलो में बेच बेच रहा रहा है। है, वैल्यू ऐड कर दी उसमें, ऐड कर दिया। उसका मार्जिन और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। इसी तरह हम लोग भी फ़र्ज़ करें अगर पेल फेलो ब्रीड करवा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बस पेल फेलो ब्रीड करवाते जाएँ, ना उसको अपलाइन में ब्रीड करवा रहे हैं, कम्बिनेशन नहीं बना रहे, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो पेल फेलोज में डाइल्यूट पेल फेलोज आने हैं, पेल फेलोज आने हैं, पैलिड में पेल, यानी कि हर म्यूटेशन में पेल फेलो ने अभी ऐड होने हैं। ऐड। तो हम लोग वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करेंगे, हम लोग इस ज़माने के साथ नहीं चल सकते। फिर हम कहते हैं कि भैया पेल फेलो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो जब पेल फेलो के आप स्प्लिट्स बनाएंगे ऑफलाइन में या डाइल्यूट स्प्लिट्स बनाएंगे पेल फेलो के, तो आपसे लोग पूछेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि एक न्यू फैंसियर जा रहा है बर्ड लेने, तो क्या चीज़ देख के लिए? विजुअली बर्ड तो ठीक लगता है कि यार बर्ड बैठा हुआ है, स्टिक पे ओढ़ रहा है। उसके अलावा क्या चीज़ होती है जो हम नया बंदा नहीं देखता कि यार मैंने उसके अंदर ये चीज़ देख के बर्ड को परचेज़ करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि बर्ड के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ऑफलाइन खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर ग्रीन ऑफलाइन है उसका हुड कैसा होना चाहिए, उसकी फिश स्केल मार्किंग बॉडी पे कैसी होनी चाहिए, अच्छे साइज वाला बर्ड कौन सा होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो जैसे मैंने पहले कहा कि नया फैंसियर पहले बर्ड कीपिंग सीखे। जब आप बर्ड कीपिंग सीखते तो आपको पहली नज़र में देख के आइडिया हो जाता है कि ये बर्ड बीमार तो नहीं है। सबसे ज़्यादा बीमार बर्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? फूल के बैठा होता है, मोस्टली सुस्त होता है, अगर आप उसके करीब जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, आंखें नहीं बंद होती हैं, तो आपको देख के आइडिया हो जाता है। जब आपने बर्ड की कीपिंग कर ली, 4-6 महीने बर्ड संभाल लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आइडिया हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, थ्रू आउट द, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ही गर्मी होगी। तो इस सूटेबल टेम्परेचर क्या रहेगा ब्रीडिंग के लिहाज से कि यार ये टेम्परेचर आए तो हमें पता चल जाए कि यार ये ब्रीडिंग के लिए हो गया? ब्रीडिंग का जो आइडियल टेम्परेचर है वो 10 से 30 के दरमियान है। अच्छा, 30 से ऊपर पे आप ब्रीडिंग नहीं ले सकते। ठीक हो गया। मतलब बर्ड सर्वाइव तो कर जाएंगे लेकिन ब्रीड नहीं आप ले सकते। 10 से नीचे भी चला जाए तो भी ब्रीड होते रहते हैं, ज़रा हार्ड है बर्ड जो है वो। तो 10 से 30 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर सूटेबल है ब्रीडिंग के लिए। ह्यूमिडिटी लेवल के बारे में मेरी जो अपना ज़ाती तजुर्बा है, वैसे आप किसी से भी पूछें कि डेड इन शेल हो गया तो वो सबसे पहले आपको कहेगा कि ह्यूमिडिटी आपके बर्ड रूम की कितनी है। तो ह्यूमिडिटी का कंट्रीब्यूशन जो डेड इन शेल में है वो 10 to 15% है। 85% रीजन डेड इन शेल की और हैं जिस पे हम लोग तवज्जो नहीं देते कि जो अर्ली एम्ब्रियो डेड होती है या छोटे बर्ड ब्रीड पे लगा दिए हैं, वीक एम्ब्रियो होते हैं, फीमेल इंक्यूबेट सही नहीं करती, बैक्टीरियल अटैक होता है, वेंटिलेशन नहीं होती जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, और रीजन हैं। तो यहाँ लोग मोस्टली कहते हैं कि वो जो है ना डेड इन शेल की जो मेन रीज़न है वो ह्यूमिडिटी है। ठीक। तो ऐसा नहीं है, मैंने मेरे पास वो आपने भी बर्ड रूम में देखा था वो थर्मामीटर, उसमें 99 से ज़्यादा ह्यूमिडिटी शो नहीं करता वो। तो एक 2-3 साल पहले मैं जब भोगरों में ब्रीड करवाता था तो मैंने पूरा साल ब्रीड ली थी। तो अगस्त में बारिशों के सीज़न में यहाँ पे ह्यूमिडिटी 100 से भी अबव होती है। अच्छा, तो मेरे थर्मामीटर पे 99 ह्यूमिडिटी शो हो रही थी और 70 to 80 चिक्स मेरे पास हैच हुए थे। तो एक डेड इन शेल हो गया होगा जो नथिंग है। तो ह्यूमिडिटी का फैक्टर इतना नहीं जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपके डेड इन शेल। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इन्होंने पूरा साल जो है बर्ड को दाने पे रखा होता है, दाना खिलाते हैं, ब्रीडिंग सीजन से 1 महीना पहले जो सॉफ्ट फूड लगा देते हैं कि यार अब हम इन्हें सॉफ्ट फूड देंगे। तो ये बर्ड के साथ नाजायज़ है या वो अपने साथ धोखा कर रहे होते हैं? ये असल में आजकल तो मोस्टली चूँकि प्राइस जो है वो दाने की भी बढ़ती जा रही है, तो लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बर्ड को कुछ मिकदार मल्टीविटामिन और कैल्शियम की पूरा साल दें। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रीडिंग सीजन से पहले जो आपने 45 डेज पहले जब आपने तैयारी शुरू करवानी है तो तब आप उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दें ताकि बर्ड जल्दी स्टिमुलेट हो जाए ब्रीडिंग की तरफ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो है वो आप सिर्फ दाने पे उसे जो है वो रखें पूरा साल और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में जो है वो आप उसे सॉफ्ट फूड डालें। ऐसा बिल्कुल ऐसे हो गया कि हम सारा साल दाल खाते रहे और जैसे ही वो बकरा ईद आए तो गोश्त खा के फिर बीमार हो के हम हॉस्पिटल में जो है वो जाएं।
तो मतलब हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त खाते रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप जो एग फूड के अंदर अंदर क्या क्या और चीज़ें एडिशन करते हैं एग फूड के साथ? वो मैंने सब्जियों का बता दिया, एक दिन पालक होती है, एक दिन मेथी। जिस दिन पालक है उस दिन पालक के साथ बॉयल एग है, ड्राई एग एंड बिस्किट है, स्पिरुलिना है, वम्बारो की प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन। उसके अलावा सर्दियों में गुड ऑयल है या व्हीट जैम ऑयल, वो ऐड होता है। उसके अलावा गीला दाना जो है मैं यूज़ करवाता हूँ, वो सोक सीड जो है वो यूज़ करवाता हूँ। उसके अलावा एक कुछ जैसे मोरिंगा पाउडर है, लहसुन पाउडर है, इस तरह मिक्सचर एक जो है वो बनाया हुआ है, वो डालते हैं। ये 8-9 चीज़ों का मिक्सचर सॉफ्ट फूड पे जो है वो डालते हैं। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई एक चीज़ और, हम तो ग्रीन में सीरीज़ में ऐसा करते हैं कि ऑफलाइन की क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है तो एक अच्छी साइज़ की फिशरी प्रॉपर जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है वो लगाते हैं ताकि हम ऑफलाइन की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकें। ब्लू सीरीज़ के लिए क्या उसके लिए भी यही करना पड़ेगा कि आपको ब्लू सीरीज़ की फीमेल अच्छे साइज़ की अच्छी क्वालिटी की लगानी पड़ती है अगर आपने कि उसको भी हम ग्रीन के साथ लगा के ही ब्लू बनाएं? इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मेजोरिटी ग्रीन या प्योर बर्ड में सेंस में कह रहा हूँ, ग्रीन प्योर या ब्लू फिशरी प्योर या टर्काइज प्योर, इन तीनों को लगा के आप अपलाइन की जो है वो, वैसे तो जो इंटरनेशनली जो वेल नोन ब्रीडर्स हैं वो तो कहते हैं कि वाइल्ड टाइप के साथ किसी भी म्यूटेशन को इम्प्रूव करना है तो आप वाइल्ड टाइप के साथ ब्रीड करें। इसी तरह अगर आपने ब्लू को भी इम्प्रूव करना है उसको वाइल्ड टाइप से ब्रीड करना है। ये चूंकि एक ऑन गोइंग और लेंथी प्रोसीजर है तो हम लोग चाहते हैं शॉर्टकट्स कि 1 साल में सब कुछ हो जाए, तो ये इस तरह फिर अच्छा क्वालिटी लव बर्ड तो गेम भी मेरे ख्याल से शॉर्टकट वाली है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं इस साल जो है वो पैसे लगा रहा हूँ तो अगले साल में डबल कमा के जो निकाल लूँ इससे। देखिए ये आप बात कर रहे हैं प्योर कमर्शियल चीज़ों की, बिल्कुल जो इम्प्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं ना वो कमर्शियल नहीं है, उसके लिए टाइम लगता उस पर टाइम लगेगा और उसका रिजल्ट आपको इन कमर्शियल चीज़ों से ज़्यादा बेहतर मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। है। उसका फाइनेंशियल जो आपको आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस पे वेट कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आप यकीन माने जब आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा ना आपका सारा फाइनेंशियल लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा मेडिकेशन की तरफ चलते हैं, माइट्स का इलाज आप कैसे करते हैं? मैं मोस्टली जो है वो स्कैट यूज़ करता हूँ और उसके अलावा आइवरमेक्टिन का जो है वो सीज़न में 1 दफ़ा मैं जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और स्प्रे करता हूँ। मतलब फुल आउट द सीजन आप सिर्फ एक दफ़ा एक दफ़ा, बाकी अगर किसी को वैसे कोई इशू लग रहा है तो उसको फिर मैं स्कैट अप्लाई करता हूँ वक्ती तौर पर। फर्ज करें अगर कुछ पेड़ होते हैं लोगों के जो लगे हुए होते हैं लेकिन बच्चे आते हैं और मर जाते हैं, उनके क्या इश्यूज होंगे? क्या उसके लिए भी माइट्स का अटैक हो रहा होता है या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं? माइट्स का भी होता है, कुछ पोलियोमा की वजह से भी बच्चे मरते हैं और मतलब डिफरेंट रीजन। पोलियोमा की थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं कि होता क्या है, बर्ड में कैसे हम पोलियोमिया वायरस जो बड़ा बर्ड है ना उस पर तो इफेक्टिव वो नहीं होता, ये जो 15 से 25 दिन के बच्चे हैं ना उन पे ये अटैक करता है। वो होता क्या है कि इनहेरिटेंस जो वो पेरेंट्स की होती है वो जब बच्चों को फीड करवाते हैं वो उनसे फिर बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। बच्चों में फिर जब एक दफ़ा ये वायरस आ जाता है तो उसका क्योर आज तक जो है वो डेवलप नहीं है, इसकी रेमेडी कोई नहीं है। ये 2 से 3 माह का स्पैम होता है जिसमें ये फुल अपना जोर लगा के बहुत कम होता है कि बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करें। रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं बच्चे जो जब डेथ होती है उनकी, ये बेसिक इसका साइन है। और आजकल मैंने देखा है कि बरसात का मौसम जैसे जैसे करीब आता है तो आइस का प्रॉब्लम आया होता है बर्ड्स को, तो ये क्यों होता है और इसकी मेडिकेशन क्या होगी? डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट मेडिकेशन है इसकी। मतलब मैं तो मेरे पास पॉक्स का इशू भी असल में ना एक हिडन वायरस होता है जो बर्ड के साथ कैरी कर रहा होता है। ये मोस्टली जो फिलिपाइन से बर्ड आते हैं ना उनके अंदर ये इशू होता है। विजुअली आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था लेकिन जैसे ही उसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे आपने कहा कि बरसात में होता है, जैसे ही उसे हाई ह्यूमिडिटी वाला टाइम पीरियड मिलता है उसमें वो वायरस जो है ना वो ग्रो करता है और अटैक करता है। वैसे इनकी बॉडी में मेरे ख्याल से होता होगा बाद में बाहर आ जाता बाद वो चूंकि सूटेबल इन्वायरमेंट उसे मिलता है तो वो बाहर आ जाता है। जिस तरह प्लेयोमा भी आपको विजुअली बर्ड आपको बिल्कुल फिट नजर आएगा, उसके अंदर होगा जिस तरह ह्यूमंस में हेपेटाइटिस सी होता है, तो जब आप उसका टेस्ट करवाते हैं तो वो
स्लीपिंग लिखा होता है, सेल्स के साथ स्लीपिंग सेल्स के, वो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते हैं। तो इसी तरह जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो आपके हेपेटाइटिस के जो जरसूमे हैं वो अटैक करते हैं। इसी तरह पोलियोमा का भी यही है, और जो आई इन्फेक्शन है उसका भी। अच्छा चलिए, ये तो हो गई। एक होता है हमारे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर, वो है ब्लू टू बर्ड। जी। ब्लू टू बर्ड की खसूसियात बताएं कि हम इसे कौन कौन से बर्ड से एडिशन करके अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अल्बाइनो ब्लू टू करा सकते हैं, हम ब्लू टू ऑफलाइन करा सकते हैं, इनको फिर आगे कैसे यूज़ करा सकते हैं, और ये कैसे पाकिस्तान में जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी आगे चल के। ब्लू टू बर्ड बेसिकली वो ब्लू बर्ड होता है जो विजुअली ब्लू है और जेनेटिकली उसने पार ब्लू का जीन कैरी किया है, इसलिए वो जब भी बर्ड किसी भी ऑपोजिट ब्लू बर्ड के साथ लगता है तो सारे बर्ड्स पार ब्लू आते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हम बर्ड को उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी केयर करते हैं, इसी तरह चूँकि ग्रीन की वैल्यू कम है, ब्लू की उससे ज़्यादा है, पार ब्लू की सबसे ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है उसकी ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। उसके लिए हम ब्लू टू प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ब्लू टू बर्ड को आप किसी भी ब्लू बर्ड से लगाएंगे, आपके पास सारे पार ब्लूज आएंगे। वो ब्लू बर्ड चाहे फेलो हो, वो चाहे ऑफलाइन हो, वो चाहे अल्बाइनो हो, वो कोई भी हो, आप हर एक म्यूटेशन में ब्लू टू बर्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसको फिर आप किसी भी म्यूटेशन, उसी म्यूटेशन में ब्लू बर्ड से लगाएंगे, आपके पास सारे पार ब्लूज आएंगे। आपके पास अवेलेबल है ब्लू टू? अवेलेबल हैं अपनी ब्रीड के लिए। अपनी ब्रीड जी। नॉट फॉर सेल। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से लोग ना ह्यूमन मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं बर्ड्स के ऊपर। उसके नुकसानात बताएं कि यार क्या हो सकता है और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो फैंसियर्स माँ बाप बन चुके हैं ना, यानी कि जो जिनकी शादीशुदा और जिनकी औलाद है, जी बिल्कुल, आप उनसे ये सवाल करें कि वो एक अडल्ट ह्यूमन की मेडिसिन अपने बच्चों को देते हैं? कभी भी नहीं देते। भी नहीं देंगे। पोटेंसी का फर्क होता है, बिल्कुल बड़े की और है छोटे की और है। इसी तरह एक बर्ड को आप ह्यूमन ग्रेड मेडिसिन, अगर तो आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो फिर आप उसको यूज करवा लें। अगर आपके पास पेट की, आपके पास जो है वो बर्ड्स की मेडिकेशन प्रॉपर मार्केट में मौजूद है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है वो ह्यूमन ग्रेड की जो है वो मेडिसिन जो है यूज़ करवाएं बर्ड्स को। मैं रिकमेंड नहीं करता, और मैं इवन कोशिश करता हूँ कि पोल्ट्री की मेडिकेशन भी जो है वो बर्ड्स पे ना यूज़ करें। बिल्कुल। अब बहुत से लोग गर्मियों में सवाल पूछते हैं कि जी स्पार्क जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कोई अल्टरनेट बता दें, ये बहुत महंगा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने लाखों रुपए के तोते तो रखे हुए हैं, तो कोई बर्ड रूम ऐसा नहीं है कि जिसके पास 5 लाख से कम के बर्ड्स हो। ऐसे ही है, बिल्कुल। स्पार्क यूज करने में और सस्ता यूज करने में इलेक्ट्रोलाइट 10,000 का फर्क आ जाएगा सीजन में, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। आपका एक बर्ड से पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि आप जो है वो सब स्टैंडर्ड या पोल्ट्री वाली या ह्यूमन ग्रेड जो है वो मेडिसिन यूज करवा के उससे आपके 4 बर्ड एक्सपायर हो जाएंगे? ऐसे ही। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर तो कोई आपके पास मौजूद नहीं है पोल्ट्री की या बर्ड की मेडिकेशन, तो फिर हालत मजबूरी आप पोटेंसी कम करके अपने अंदाजे से ह्यूमन मेडिसिन यूज करवा सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मोहसिन भाई न्यू फेंसर को कोई टिप दे दें कि शॉर्टकट ना मारे, कैसे करने हैं? शॉर्टकट भी ना मारे, और वो पंजाबी में कहते हैं ना, दूजे का मुंह लाल देख के चपेड़ा मार के अपना मुंह लाल ना करो। जो ब्रीड करवा रहे हैं उस पर फोकस करें, नंबर्स बनाएं और हर साल इम्प्रूवमेंट करें। जो आज आ रहा है, जिसका पहला दिन है, वो भी कोशिश करें अच्छी चीज़ ले लें। अच्छी चीज़ पहले खुद सीखे कि अच्छी चीज़ होती क्या है, फिर अच्छी चीज़ खरीदे। 10 रुपए वाली चीज़ मिल रही है और 20 वाली मिल रही है, अगर आपको असेसमेंट हो गई है कि 20 वाली चीज़ अच्छी है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि 20 वाली चीज़ लें। क्योंकि 10 वाली चीज़ लेके जब आप मार्केट में अगले साल उसकी ब्रीड सेल करने जाएंगे ना, तो आपसे खरीदेगा कोई नहीं। फिर मोस्टली नए फैंसी शिकवा करते हैं कि भाई ये जो पुराने ब्रीडर हैं उनकी तो सेल हो जाती है, हमारी सेल नहीं होती। असल में एक ब्रीडर का नाम कुछ ना कुछ ऐड होता है, लेकिन चीज़ अगर अच्छी होगी, काले मुंह वाला फिशरी मैं भी नहीं सेल कर सकता, मुझे चाहे 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो इसलिए मैं भी जब तक अच्छी चीज़ नहीं लगाऊंगा, मेरे से कोई नहीं लेगा। तो अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएं, फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आगे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपके आने का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था हमारा मोहसिन भाई के साथ।
मिलते हैं नए एपिसोड में दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।